भयानक गर्मी पड़ रही थी। जीना मुश्किल हो रहा था। हम घर में सिर्फ 2 ही मेंबर थे, लेकिन फिर भी मुझसे इस गर्मी में 2 लोगों को काम कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने काम वाली रखने के बारे में सोचा और फिर बहुत ही मुश्किलों के बाद मैंने एक काम वाली को रखा। वह देखने में ठीक ठाक और सुंदर थी। वह काम भी ठीक से ही कर रही थी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही कहने लगी कि मैं कमरे में कुंडी लगाकर ही कमरे की सफाई करूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे काम में रोक टोक करे। अब मैं क्या करती? काम वाले को हटा भी नहीं सकती थी। मुझे उस पर कुछ शक हो रहा था। मैंने इस बारे में अपने पति से बात की तो मेरे पति भी काम वाले को हटाने के नाम पर गुस्सा हो गए थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि काम वाली यहाँ से जाए। मैं बेबस और लाचार होकर सिर्फ उस पर नजर रख रही थी। फिर वह कमरे में कुंडी लगाकर पूरे 1 घंटे तक कमरे की सफाई करती थी और जब बाहर निकलती थी काफी थकी थकी सी और पसीने से तरबतर रहती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वह 1 घंटा से आखिर कमरे में क्या सफाई करती है। मुझे ये सब पता लगाना था। फिर एक दिन मौका मिलते ही मैं उस कमरे में जाकर छुप गई और फिर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई उसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वह नौकरानी और मेरे पति 1 घंटे से कमरे में मेरी काम वाली रोज समय पर काम करने के लिए आ जाती थी। काम तो वह ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे उस पर कुछ शक होने लगा, जिससे मेरा दिल बेचैन रहता था। मन स्थिर ही नहीं हो पाता था और फिर दिल करता था कि मैं उसे काम से निकाल दूं। आज जब मैं हॉल में बैठकर अपने पति राहुल के साथ चाय पी रही थी, बार बार मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि मैं अपने मन की यह बात राहुल के साथ शेयर करूं। और फिर मौका देखकर मैंने राहुल को नौकरानी के बारे में बताया कि मेरे मन में उस नौकरानी को लेकर क्या चल रहा है। मेरी यह बात सुनते ही राहुल एकदम से चौंक उठे और मुझे गुस्सा होकर कहने लगे, तुम भी ना जाने क्या आलतू फालतू बातें सोचती रहती हो। क्यों तुम उस बेचारी के पेट पर लात मार रही हो? वह घर का काम ठीक से तो कर ही रही है। फिजूल की बातें अपने दिमाग में कम ही लाया करो। ना जाने तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो हर किसी पर शक ही करने लगती हो। मैं तुम्हारी इसी आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि तुम हर वक्त किसी न किसी फालतू बातों में ही लगी रहती हो और हर इंसान पर शक करती हो। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बातें नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे इस बेकार की बातों को सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यह कहकर राहुल उठ गए और फिर बिना चाय पिए ही घर से बाहर निकल गए, जबकि मैं वहीं कुर्सी पर बैठे अपने पति की हरकतों के बारे में सोचने को मजबूर हो गई थी। राहुल ने इससे पहले कभी भी मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं की थी। वो तो बहुत ही अच्छे थे, उनके बोलने का अंदाज भी बहुत ही प्यारा लगता था। आज से पहले राहुल हमेशा मेरी समस्याओं का निवारण चुटकियों में कर दिया करते थे, लेकिन आज अचानक उनका यह रूप देखकर मेरा मन एकदम से घबरा उठा था। मुझे उनसे इस रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर मेरा अचानक से दिल किया कि मैं अभी के अभी अपनी नौकरानी नेहा को फोन करूं और उसे कह दूं कि तुम कल से मेरे घर पर काम करने के लिए मत आना। मगर फिर राहुल का सोचकर मैंने अपने ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया। मुझे डर था कहीं राहुल मुझसे और भी ज्यादा नाराज ना हो जाए। मैंने फिलहाल इस बात के बारे में सोचना छोड़ दिया। फिर किचन में जाकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी। खाना तैयार हुआ तो मैं राहुल को बुलाने के लिए कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद राहुल को अपने किए गए व्यवहार पर शर्मिंदगी होगी और वो मुझसे माफी भी मांगेंगे, मगर उनके तेवर तो अभी भी बिगड़े हुए थे। मुझे देखकर वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप से खाना खाने के लिए बाहर हॉल में आ गए, लेकिन कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर चुपचाप से अपने कमरे में फिर से चले गए। जब मैं किचन सेट करके वापस कमरे में आई तब तक राहुल सो चुके थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जरा सी बात पर राहुल को इतना गुस्सा क्यों आ गया। मैं तो उनके इस रवैये से बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान थी। अगले दिन फिर जब नौकरानी नेहा काम करने के लिए घर पर आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में गई और फिर कमरे की कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी नेहा के इस व्यवहार से गुस्से में तिलमिला रही थी। नेहा ने 1 महीना पहले ही घर में काम करना स्टार्ट किया था। वो मुझसे महीने की 10,000 मांग रही थी, परंतु जब मैंने उसे 5,000 लेने को कहा तो वह झट से तैयार हो गई थी। वो बहुत ही कम पैसों में मान गई थी। वह बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की थी, मगर मुझे उसका कमरा बंद करके सफाई करना सच में शक में डाल देता था।
मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वह बोली, दीदी मैं सबके घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सफाई करते हुए कोई मेरे सर पर सवार हो। मैं उसकी बात सुनकर चुप रह जाती थी। फिर जब वह सफाई करके आती तो बड़ी ही थकी थकी और पसीने से तरबतर लगती थी। आज भी जब वह कमरे की सफाई करके आई तो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, दीदी हर रोज पूरा 1 घंटा लगाकर आपका कमरा साफ करती हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने हल्के से मुस्कुरा दिया और किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। वह भी मेरे पीछे पीछे दूसरे रूम में काम करने के लिए चली आई थी। किचन में खड़ी होकर मैं उसकी हरकतों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वह काम करते करते थोड़ी देर के बाद आराम करने के लिए बैठ गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर से हॉल की सफाई करने लगी थी। इतने देर में राहुल भी आ गए थे। राहुल के आते ही नेहा ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया और उनको गौर से देखने लगी थी। राहुल ने भी एक नजर नेहा पर डाली और फिर अपने कमरे में चले गए। और अब तो नेहा बिल्ली की तरह हर कमरे का चक्कर पर चक्कर लगाने लगी थी। आज मैं छुपकर उसकी हरकतों पर पूरी तरह से नजर रखी हुई थी। फिर उसने आसपास देखा। जब मैं उसको कहीं नजर न आई तो वह धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ चली गई और उसने कमरे में दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था, मगर कुछ सोचकर फिर पीछे हट गई थी और दोबारा से हॉल की सफाई करने लगी थी। हॉल की सफाई करने के बाद वह मुझे बाय बोलकर घर से बाहर निकल गई थी। नेहा के घर से जाते ही राहुल भी कमरे से बाहर आए और उन्होंने मेरा हाथ थामकर मेरे उन हाथों में बहुत ही प्यार से सोने के कंगन पहना दिए थे। आज उनका मूड बहुत ही अच्छा था। फिर वो बोले, मैडम जी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत ही तेज भूख लगी है। फिर हम दोनों ने बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही अच्छे मूड में एक साथ बैठकर खाना खाया। राहुल का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अब मैं उसकी तरफ से बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थी। लेकिन नेहा की हरकतों की वजह से मेरे दिल में शक की गांठ पड़ चुकी थी कि ना जाने वह किस इरादे से और कौन सा मकसद लेकर मेरे घर में काम करने के लिए आई थी। लेकिन मैंने मन ही मन में यह भी सोच लिया था कि मैं तो इस बारे में पता करके ही रहूंगी आखिर नेहा के मन में क्या है। परंतु मैं इस बारे में अब राहुल से कोई भी बात नहीं पूछूंगी और ना ही उसे कुछ कहूंगी। पहले उसकी खुद की मर्जी जान लूंगी तभी कोई फैसला करूंगी। अगले दिन नेहा फिर से जब काम करने के लिए आई तो मैंने उसका बहुत ही अच्छे से जायजा लिया। उसने इस 48 डिग्री टेम्परेचर में भी गर्म शॉल ओढ़ रखी थी, जिससे उसने अपने आप को पूरी तरह से छुपा रखा था। मैं उसे देखते ही बोली, इतनी गर्मी पड़ रही है, तुम हो कि गर्म शॉल ओढ़ी हुई हो, आखिर क्यों? तुम इस भयानक गर्मी या गर्म शॉल ओढ़ना क्यों नहीं छोड़ रही हो? अगर तुम्हारे पास कोई चुन्नी वगैरह नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चुन्नी दे देती हूँ, तुम उसे ओढ़ लो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें एकदम से आंसुओं से भर गई थी। वह बोली, मेम साहब यह चादर मेरे लिए बहुत ही कीमती है। यह चादर मेरे लिए किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर आपसे कोई और चुन्नी ले लूं तो क्या मेरे दिल को सुकून मिल पाएगा? नहीं ना, तो फिर अदला बदली का क्या फायदा हुआ? मेरे अगले सवालों से बचने के लिए वह जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे उसने अपने शॉल के अंदर कुछ छुपाया हुआ है, जिसे कि उसने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। आखिर उसने क्या छुपाया था और क्या अपने हाथों में पकड़ रखा था, यह तो मैं नहीं देख पाई थी, मगर मुझे उस पर शक जरूर हो गया था। वो मेरे कमरे के अंदर चली गई थी और फिर कमरे की सफाई करने लगी थी। मैं तो सिर्फ परेशानी हालत में यहाँ से वहां घूम रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कमरा बंद करके ही सफाई क्यों करती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद राहुल भी घर आ गए थे। वह परेशान देखकर बोली, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। इतने ही देर में नेहा कमरा खोलकर बाहर निकल गई तो मैंने देखा कि राहुल और नेहा की नजरें फिर से एक दूसरे को देख रही थी, मानो आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हो। फिर नेहा जल्दी से हॉल की सफाई में लग गई और राहुल कमरे में चला गया। मैं भी राहुल के पीछे पीछे कमरे में जाने लगी, लेकिन मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले ही राहुल ने कमरा को लॉक कर लिया था। मैं बस बाहर खड़ी देखती रही। फिर नेहा जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर घर से बाहर निकल गई और फिर थोड़ी ही देर के बाद राहुल भी जल्दी से फ्रेश होकर कमरे से निकलकर बाहर चला गया।
पूछने पर कहने लगा, कोई जरूरी काम याद आ गया है, अभी आता हूँ। यह देखकर मेरे दिमाग में एकदम से धमाका हुआ था। जब भी नौकरानी कमरे की सफाई करके बाहर निकलती और मैं कमरे में जाने को सोचती तो मेरे जाने से पहले राहुल कमरे में चला जाता था और फिर फ्रेश होकर कुछ देर के लिए अभी आता हूँ कहकर घर से बाहर चला जाता था। मैंने अपना माथा पीट लिया। आखिर इतनी बड़ी बात को मैंने इतने दिनों से इग्नोर क्यों किया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर थोड़ी ही देर के बाद राहुल जब घर वापस आए तो मैंने उनके सामने नॉर्मल ही बिहेव किया, लेकिन मेरा दिल आंधी और तूफान की तरह धक धक कर रहा था। फिर हम दोनों ने मिलकर साथ में खाना खाया और थोड़ी बहुत बातें भी की, लेकिन मेरा दिल उन बातों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे अपना आने वाला भविष्य अंधकारमय लग रहा था, लेकिन मैंने अब मन ही मन यह सोच लिया था कि मैं इस समस्या को हल करके ही रहूंगी। अगले दिन फिर जब नौकरानी काम पर आई तो मैंने उसे कहा, मेरे घर के साफ सफाई का समय तुम बदल दो। तुम 1 बजे से 4 बजे तक मेरे घर का काम किया करो, क्योंकि उस वक्त कमरा बिल्कुल ही खाली रहता है और तुम आराम से काम कर सकती हो। नौकरानी मुस्कुराकर बोली, दीदी ऐसा मुमकिन नहीं है, उस समय तो मैं बगल वाले सेठ के घर पर काम करती हूँ। मैंने उसे कहा, तुम समय बदल लो, सेठ के घर पर काम शाम को कर दिया करना और जिस समय सेठ साहब के यहाँ काम करती हो उस वक्त मेरे घर पर काम कर लिया करो। मेरी बात सुनकर वह नाम में सर हिलाई और बोली, दीदी ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर लेती। अगर आपको मेरा इस समय काम करना पसंद नहीं है तो आप मेरी जगह किसी और नौकरानी को रखना चाहो तो रख सकती हो। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। नौकरानी की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी एक शक की वजह से नेहा जैसी काम वाली मेरे हाथ से चली जाए। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं पहले इस मामले की तह तक जाऊंगी और फिर उसके बाद ही कोई फैसला लूंगी। नेहा फिर से एक बार काम करने के लिए मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से दरवाजा बंद करके सफाई करने लगी थी। मैं भी हॉल में चुपचाप से बैठ गई थी और उनके बाहर निकलने का इंतजार करने लगी थी। इतने देर में राहुल भी घर वापस आ चुके थे। आज राहुल जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे चल गई और जल्दी से कमरे में दाखिल हो गई। राहुल इस बार कमरे को अंदर से लॉक नहीं कर पाया था। मैं जब कमरे के अंदर गई तो पूरा कमरा मूंग दाल के हलवे की खुशबू से महक रहा था। मैंने राहुल की तरफ देखा तो वह कहने लगा, आज मेरा एक दोस्त ऑफिस में मेरा फेवरेट हलवा बनाकर लाया था, उसी की खुशबू आ रही है। राहुल की बात सुनकर मैं सिर्फ धीमे से मुस्कुरा दी और फिर कमरे से निकलकर किचन में चली गई। मेरे आंखों में आंसू की बूंदें टपकने लगी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि राहुल मुझसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि जब वो ऑफिस से घर आए थे तो उसके हाथ खाली थे। फिर वो मूंग दाल की हलवा कहाँ से आ गया? इसका मतलब राहुल ने मुझसे झूठ बोला था और मुझे समझ में आ रहा था कि आखिर राहुल ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। मैं इस झूठ का मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। एक झूठ छुपाने के लिए ना जाने लोग कितना झूठ बोल देते हैं और फिर उसी झूठ के बदौलत अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। राहुल को मूंग दाल का हलवा बहुत ही पसंद था और उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी या फिर मेरे ससुराल वाले जानते थे। फिर एक काम वाली को मेरे पति की पसंद नापसंद की जानकारी कैसे हो सकती थी? फिर थोड़ी ही देर के बाद राहुल कमरे से निकलकर मेरी तरफ आ रहे थे। उसे देखते ही मैंने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा ली थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि राहुल को जरा सा भी मुझ पर उस काम वाले की हरकतों को लेकर शक हो। इसलिए मैंने मुस्कुराहटों का ही सहारा लिया था। राहुल जब किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए। कहने लगे, क्या बात है, तुम कुछ उदास लग रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है। मगर मैं जानती थी कि राहुल मेरे इस बात को नहीं मानेंगे। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर हॉल में ले आए और हल्के हल्के मेरे सर पे मसाज करने लगे। राहुल की मोहब्बत देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। राहुल मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और इस बात में कोई भी शक नहीं था, लेकिन जैसे आजकल हालात हो रहे थे वह मुझे शक में डाल रहे थे। मैं राहुल पर शक तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों बार बार मेरा दिल शक करने पर उतारू हो रहा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद हम दोनों ने खाना खाया और फिर राहुल वापस अपने कमरे में चले गए, जबकि मैं ताजा हवा खाने के लिए लॉन में आ गई थी। आज मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा था, आंसू खुद पर खुद आंखों में आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद मैं भी कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी,
लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मजबूरी में मैंने एक नींद की गोली खाई और सो गई। सुबह राहुल मुझसे पूछकर गए थे, अगर तबीयत अच्छी ना हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अब मैं ठीक हूँ। मेरी तरफ से जब उसे सुकून हो गया तो वो ऑफिस चले गए और फिर मैं भी जल्दी से तैयार होकर उस सेठ के घर चली गई जहाँ पर मेरी नौकरानी काम करती थी। उस सेठ का घर हमारे मोहल्ले में ही था। अभी मेरी नौकरानी उनके घर पर काम करने के लिए नहीं गई थी, इसलिए मैं अच्छे से उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो सेठ की पत्नी ने मेरी बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और इधर उधर की बातें करने लगी। तो मौका देखकर मैं भी सेठ की पत्नी से बोली, मुझे नेहा पर बहुत ही तरस आता है। बेचारी इतनी गर्मी में इतनी मोटी गर्म चादर ओढ़कर काम करने आती है। मेरी बात सुनकर सेठ साहब की पत्नी ने मुझे बहुत ही अजीब सी नजरों से देखा था और बोली, लेकिन हमारे घर पर तो वह चुन्नी में ही आती है। मैंने तो नेहा नौकरानी को कभी भी सर्दियों में भी शॉल ओढ़ते हुए नहीं देखा है। सेठ साहब की पत्नी ने जब ये बात कही तो मैं एकदम से चौंक गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब उनसे क्या बात करूं। फिर मैं बोली, नेहा को ना जाने क्या हुआ है। वह हर रोज बेडरूम की सफाई करते हुए ना जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा देती है। मेरी इस बात से सेठ साहब की पत्नी बहुत ही ज्यादा हैरान हुई और फिर बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, हमें नौकरों के साथ हमेशा नरमी से ही पेश आना चाहिए, क्योंकि हर एक का काम करने का अपना एक नियम होता है और एक हद होती है। लेकिन मैं तो कभी किसी काम वाले को ये इजाजत नहीं दूंगी कि वह मेरे बेडरूम के अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे। मैं तो ऐसे काम वाले को काम से ही निकाल दूंगी। मैं बोली, लेकिन मुझे तो नेहा ने बताया था कि वह सबके घरों में ऐसे ही अंदर से कमरा लॉक करके सफाई करती है। मेरी बात सुनकर सेठ साहब की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर वह बोली, अरे आप तो बहुत ही मासूम है। मैं जानती तुमने बेवकूफी की जगह मासूम का शब्द इस्तेमाल किया था। वो जरूर मुझे बेवकूफ कह रही थी। फिर मैंने कोई और बात नहीं की और मैंने बात का टॉपिक ही बदल दिया। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। सेठ साहब की पत्नी की बात तो मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हुई थी। नेहा खुद को गर्म चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर में आ गई थी। वह सीधे मेरे कमरे में चली गई थी। वह कमरे के बाहर गई हुई थी कि राहुल भी ऑफिस से लौट आए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी जब राहुल ने गुस्से से नौकरानी को कहा था, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम यह काम छोड़कर चली जाओ और मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। राहुल की बात सुनकर वह नौकरानी रोने लगी थी। वह बोली, इस दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी हकीकत आपकी पत्नी के सामने ले आऊंगी। फिर आप क्या करोगे? इतना कहकर नेहा हॉल की सफाई के लिए बाहर आ गई थी। मैं तो नेहा के इस शब्दों पर ही हैरान रह गई थी। आखिर नेहा के पास राहुल का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वह उसे धमका रही थी? फिर वह यह क्यों कह रही थी कि राहुल उसे अपना नाम दे दे और उसे अपना ले? यह सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने राहुल को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था। वह बोले, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम भी नहीं कर सकती हो। घर में हम तो दो ही लोग हैं, मगर तुम दो लोगों का काम करने भी नाकाम रहती हो। न जाने कैसी कैसी नौकरानी घर पर काम करने के लिए ले आती हो। इतना कहकर वो हॉल में चले गए थे। मैं कमरे में आई तो फिर से मूंग दाल के हलवे की खुशबू ने मेरा स्वागत किया था। आज शायद राहुल हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी। मैं कमरे की खिड़की से देख रही थी। राहुल बहुत ही परेशान हालत में यहाँ से वहां घूम रहे थे। मैं तो खुद ही हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं कैसे सारी सच्चाई सामने लाऊं? मुझे रह रहकर नेहा नौकरानी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं हालात से मजबूर थी। ना ही राहुल से कुछ पूछ सकती थी और ना ही नौकरानी से कुछ कह सकती थी। मजबूर होकर मैंने अपनी सासू माँ से मदद लेने के बारे में सोची। मेरी सासू माँ गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी राहुल की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फोन करके कहा था कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे घर बचा लो। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम तसल्ली से और हिम्मत से रहो, कुछ नहीं होगा। और अगले दिन वह मेरे देवर के साथ हमारे घर पर आ गई थी। लेकिन राहुल अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे, बल्कि उल्टा अपनी माँ से कहने लगे, आप यहाँ पर क्यों आ गई हैं? शहर का खर्चा बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। अगर दो लोगों का खर्च भी उठाओ तो मेरे बजट पर असर पड़ेगा। राहुल की बात सुनकर
मेरी सास के आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने राहुल को चुप रहने का इशारा किया तो वह बोले, तुम हम माँ बेटे के मामले से दूर ही रहो। राहुल की बात सुनकर मैं चुप हो गई, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोले, मम्मी अभी के अभी हम गांव वापस चलते हैं, हमें नहीं रहना इस महंगे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट की कि जब मेरा देवर बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका था। वह मेरे 1000 बार कहने पर भी नहीं रुका। उल्टा राहुल भी मुझे डांटने लगे और कह रहे थे, इसे जाने दो, मत रोको। मेरे देवर तो चला गया था, लेकिन मैंने अपनी सास को रोक लिया। मेरी सास बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सबसे लाडला बेटा उनके साथ ऐसा कुछ करेगा। मैंने अपनी सास को सारी बातें बता दी। मैं उनसे बोली, राहुल कुछ बदल गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आप यह सारा मामला अपनी आंखों से देखे, उसे निपटाने की कोशिश करें। शाम हुई तो मैं आज नेहा नौकरानी का बेसब्री के साथ इंतजार करने लगी थी। मैंने अपनी सास को नौकरानी के बारे में पहले ही बता दिया था। समय गुजर रहा था और हम लोग बेसब्री से नौकरानी का इंतजार कर रहे थे, मगर आज वह काम पर नहीं आई थी। मैंने राहुल से कहा, देखो घर पर मम्मी जी भी आई है, काम भी बढ़ गया है, सभी कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों आज नेहा भी काम पर नहीं आई है। मेरी बात सुनकर राहुल गुस्से से कहने लगा, मैं उसे काम से निकाल चुका हूँ, आज के बाद वह काम करने के लिए नहीं आएगी। तुम तो बेकार के घर में मेहमान बुलाकर बैठी हो। मेहमान के आने से यही तो होना था। मैं राहुल की बात सुनकर दंग रह गई थी। वो पहले कभी भी ऐसे ना थे। वह तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही प्यार करने वाले थे। मैं जब भी उनकी तरफ देखती तो मुझे हिम्मत मिलती थी, दिल में सुकून होता था कि मुझे कितना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन पता नहीं था कि अब वह ऐसे क्यों हो गए। मेरी सास नेहा से मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं उसे सारी रात यही सोचती रही कि क्या किया जाए। यह सब कुछ सोचते सोचते मैं सो गई थी। फिर अगले दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं फिर से सेठ साहब के घर पर बैठ गई थी। और फिर जब अपने टाइम पर नेहा वहां पर काम करने पहुंची तो मुझे देखकर एकदम से घबरा गई थी। उसे देखते मैं बोली, नेहा शुक्र है आज तुमने गर्म शॉल नहीं पहनी है, देखो तो सूरज कैसे आग बरसा रहा। फिर मैंने उससे माफी मांगी और बोली, राहुल ने तुम्हें गलत कहा, हमें काम वाले की जरूरत नहीं रही। अब तो घर में मेहमान भी आ गए, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज तुम हमारे घर पर काम करने के लिए जरूर आना। राहुल अपने किए पर माफी मांग रहे थे। मैंने नोटिस किया मेरी बात सुनने के बाद नेहा का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। फिर शाम हुई तो नेहा अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर आ गई थी। लेकिन हैरत की बात तो यह थी, इस बार उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। मुझे नेहा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। मैं बोली, सेठ साहब के घर पर तो तुम दुपट्टे में ही चली जाती हो, मगर हमारे आते ही तुम्हें अपना चेहरा छुपाना पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों? मेरी बात सुनकर नेहा ने कहा, आपने ही तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए इसलिए बस पर्दा कर लिया है। मैं ज्यादातर अजनबी लोगों के सामने नहीं जाती हूँ। मैं पहले यह काम नहीं करती थी, लेकिन पेट के खातिर मजबूरी में यह काम करना पड़ रहा है, इसलिए अपना चेहरा छुपा लेती हूँ। मैं बोली, मेरे घर में पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहमान सिर्फ एक ही है और वह भी मेरी बूढ़ी सास है। नेहा मेरा कमरे में सफाई करने के लिए चली गई थी। आज तो उसने रोज से ज्यादा देर लगाई थी। मैंने अपनी सास को बाहर हॉल में बैठने के लिए कह दिया था। मैं बोली, अगर राहुल आ जाए तो उन्हें कमरे में मत आने देना, उन्हें किसी न किसी तरह बातों में लगा देना। मेरी सास मेरी मदद करने के लिए हल पर तैयार रहती थी। अब मैंने जल्दी से राहुल का सूट पहन लिया था। वह सूट पहनकर मैं कमरे के बाहर खड़ा हो चुकी थी। मेरा चेहरा दूसरी तरफ था और मेरा पीठ कमरे की दरवाजे की तरफ था। नेहा मुझे पहचान नहीं पाई थी और मेरे पीठ पीछे से ही मुझे कहने लगी, अगर तुम्हें इजाजत दो तो क्या मैं माँ के सामने अपना चेहरा खोलकर आ जाऊं और उनसे मिल लूं। इतने देर में राहुल भी आ चुके थे। मेरी सास उन्हें मेरे कमरे में आने से रोकने में नाकाम रही थी। राहुल कमरे में आ रहे थे और मेरी सास राहुल के पीछे पीछे। और फिर जैसे ही मेरी सास की नजर अचानक से नेहा पर पड़ी तो मेरी सास ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। अब मैं भी नेहा के सामने आ चुकी थी, क्योंकि अब कुछ छुपाने का फायदा ही नहीं था। जिस तरह से मेरी सास ने नेहा को देखकर गुस्से से मुंह बनाया था, मैं समझ गई थी मेरी सास नेहा को पहले से ही पहचानती है। अब मैंने नेहा से कहा, तुम अब सारी सच्चाई बता दो। नेहा जोर जोर से रोने लगी और बोली, दीदी मैं एक बहुत ही अच्छे इज्जतदार परिवार से संबंध रखती थी। मेरे पिता का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की इज्जत संभाल नहीं पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने तो मेरे लिए वह सब कुछ किया जो हमारे खानदान में किसी दूसरे के बाप ने किया था।
मेरे पापा मुझे शहर के कॉलेज में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे थे, लेकिन मैं उनकी इज्जत का मान सम्मान न कर पाई। मुझे अपने बाप के ड्राइवर से ही प्यार हो गया था। वह ना तो हमारी जाति का था, ना ही पैसे वाला था। मैं जानती थी कि वह उसके साथ मेरी शादी होना संभव नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बगैर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए मैंने घर से भागकर उस ड्राइवर से शादी कर ली थी। मेरी हरकत से मेरे पापा को बहुत ही दुख हुआ था और शायद मेरे पापा की बद्दुआ मुझे लग चुकी थी, इसलिए सुख तो मुझे कभी मिला ही नहीं। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला था। वह कोई काम भी नहीं करता था। 2 दिन काम पर जाता तो 3 से 4 दिन तक घर पे बैठा रहता था। शुरू शुरू में तो हमारा समय अच्छे से गुजरा था, लेकिन जब हमारा बच्चा हुआ तो फिर घर में परेशानियां भी ज्यादा होने लगी थी। मैं बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी। फिर मुझे हिम्मत करनी पड़ी थी। मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए नौकरी करना पड़ा था। फिर जब मैं आपके घर काम करने के लिए आई तो राहुल को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि राहुल तो मेरा भाई था। राहुल ने मुझे देखते ही कहा था मैं इस घर से चले जाऊं और आपको यह ना बताऊं कि मैं इसकी सगी बहन हूँ। लेकिन मैंने बहुत ही सालों के बाद अपने भाई को देखा था। यह दुनिया बड़ी ही जालिम है। इस दुनिया में अपने रिश्तेदार छायादार पेड़ की तरह होते हैं। मैंने राहुल को मनाने की बहुत ही कोशिश की। मैं राहुल को कहती कि मुझे माफ कर दो। मैं हर रोज गर्म शॉल इसलिए ओढ़कर आती थी क्योंकि शॉल मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई राहुल ने ही दी थी। मैं छुपाकर खास तरह का मूंग दाल का हलवा भी बनाकर लाती थी, क्योंकि राहुल को मेरे हाथों से बना हुआ मूंग दाल का हलवा पहले ही बहुत शौक से खाता था। मैं रोज आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगा के इसलिए सफाई करती थी। मुझे राहुल की एक एक चीज को साफ करना बहुत ही अच्छा लगता था। और दूसरी वजह यह थी कि मेरे गर्दन पे वही निशान था जो राहुल के गर्दन पर निशान था। अगर मैं चादर उतार कर काम करती तो आप वह निशान देख लेती, इसलिए कमरे का कुंडी बंद करके। लेकिन राहुल मेरी माफीनामा को फाड़ कर फेंक देता था। वह मुझे माफ करने के बजाय मुझे घर से भगाना चाहता था। लेकिन मैं अपने भाई को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। बहुत ही मुश्किलों से मुझे मेरा भाई मिला था। मजबूर होकर मैंने राहुल को धमकाना शुरू कर दिया था कि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं सब तुम्हारी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं तुम्हारी सगी बहन और आप मेरे भाई हो। मैं नहीं चाहती थी कि आपके दिल में मुझे और राहुल को लेकर किसी तरह कोई गलतफहमी पैदा हो। नेहा अपने दास्तान सुनाकर रोने लगी थी। वह कहती जा रही थी कि पापा को दुख देकर मैं खुश ना रह पाई थी। मेरी वजह से ही मेरे पापा का नाम खराब हुआ था। मुझसे मेरे सारे सगे रिश्ते टूट गए थे। मेरे पति ने मुझसे आंखें फेर ली। वह लड़की जिसके आगे पीछे नौकरानी लगी रहती थी, आज मैं अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए खुद ही नौकरानी बन गई थी। मेरी सास पहले जो अपनी बेटी को देखकर गुस्से से मुंह फेरकर खड़ी हो गई थी, अपनी बेटी का दुख सुनकर वह बर्दाश्त न कर पाई। उसने आगे बढ़कर नेहा को गले से लगा लिया था। यह देखकर राहुल बोले, मम्मी मैं जानता था कि ताकि आप यह घर छोड़कर चली जाए और नेहा को ना देखे, क्योंकि अगर आपने नेहा दीदी को देख लिया तो आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि पापा कभी भी नेहा दीदी को माफ नहीं करेंगे। मैं भी आगे बढ़कर राहुल को कहा, राहुल नेहा दीदी अपनी गलती की सजा भुगत चुकी है, सो प्लीज आप भी नेहा दीदी को माफ कर दे। राहुल की भी आंखें भर आई थी, फिर उन्होंने भी नेहा दीदी को माफ कर दिया। हम सब लोग नेहा दीदी को लेकर गाँव आ गए थे। मेरे ससुर ने जब नेहा को देखा तो उसके भी आंखें भर आई थी। उन्होंने भी नेहा दीदी को माफ कर दिया। अब नेहा दीदी हमारे गांव की हवेली पर बच्चों के साथ रहने लगी थी। नेहा के 2 बच्चे थे। गरीबी के चलते उनके चेहरे से रौनक खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब आगे आने वाली जिंदगी में सिर्फ नेहा दीदी और उसके बच्चों के लिए खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, माँ बाप का दिल दुखाकर बच्चे कभी भी सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए। दोस्तों, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।